हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में, जिसमें कि जो बाकी मॉडल्स हैं वो रेस्ट वीडियो में आएंगे। इसमें हम ये समझेंगे कि मॉडल ऑफ टीचिंग होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना, स्किप मत करना, एक एक टॉपिक को अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके चलिए बात करते हैं। देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको आ सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल ऑफ टीचिंग? मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब होता क्या है, और एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट, और इसके एलिमेंट्स भी आपको एक्सप्लेन करने होंगे, जो कि ये 16 मार्क्स में देखा गया है, काफी बार आ चुका है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग आ सकता है। मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में आपको लिखना होगा और एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में लिखना होगा। 4-4 मार्क्स के आपको ये मिल सकते हैं शॉर्ट नोट्स। तो इनको अच्छे से टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। चलिए बात करते हैं। द वर्ड मॉडल कैन बी यूज्ड इन 2 वेज। जो मॉडल है वो 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कैसे? इन अ फॉर्म ऑफ सम आइडल, किसी भी आइडल को देखने के लिए, या इन अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, टीचर कैन बी अ रोल मॉडल ऑफ अ स्टूडेंट। टीचर एक रोल मॉडल हो सकती है हर स्टूडेंट की, या किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऐसा होता है कि कोई टीचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, या उनका पढ़ाने का तरीका उन्हें अच्छा लग जाता है, तो उस बच्चे के लिए वो पर्टिकुलर टीचर क्या बन जाती है? रोल मॉडल बन जाती है। तो हम ये इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एल्स मॉडल ऑफ एन बिल्डिंग, एग्जाम्पल मॉडल ऑफ ए ताजमहल वॉज प्रिपेयर्ड बिफोर बिल्डिंग इट। देखिए, हर चीज का सेकंड मतलब क्या है कि आप कोई भी मॉडल बना रहे हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, एल्स वो कोई भी हो सकती है, खुद का आपका घर हो सकता है, या पार्लियामेंट हो सकता है, या ताजमहल हो सकता है, जैसे दलीला है। जब मेन बिल्डिंग्स है, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, छोटी से लेके बड़ी। उससे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, छोटा सा। आप उसे बोल सकते हैं कि जैसे मॉडल की फॉर्म में उसको पेपर पे भी बनाया जाता है, कि एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे आपका किचन बनेगा, कहाँ आपका रूम बनेगा, कहाँ आपके स्टेयरकेस बनेंगे। ये चीज देखी जाती है हर चीज को कंस्ट्रक्ट करने से पहले। तो वो चीज क्या है? हम वो मॉडल बनाते हैं। तो उसमें हम 2 तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है? मॉडल ऑफ टीचिंग हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प अ टीचर टू improve his capacity to reach more children and create a richer and more diverse environment for देम। देखिए, एक मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी टीचर जो होती है वो इम्प्रूव करती है, कि उसकी कैपेसिटी जितनी है बच्चों की जहां तक जा सकता है वो पहुंचाती है, एंड क्रिएट अ रिचर एंड मोर डाइवर्स इन्वायरमेंट फॉर देम। उनको मतलब जितना वो देना चाहती है उसका पहले एक मॉडल बनाती है, कि कितना हर बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, जो मैं दे रही हूँ वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग चेंज करती है। तो ये इसी का ये मतलब होता है कि टीचर सबसे पहले क्लास में जाती है, डेमो लेती है, और खुद का भी डेमो देती है, बच्चा भी इंटरेक्ट करे और टीचर भी इंटरेक्ट करे, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तभी एक रिचर प्लेटफॉर्म बनता है, मेंटेन होता है। तो उसको वही चीज यहाँ पे बताई गई है, डेवलप टू हेल्प अ टीचर टू इम्प्रूव हिज कैपेसिटी टू रीच मोर चिल्ड्रंस। कि जब वो इंटरेक्ट हो जाती है तो वो उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है जहां वो लैक कर रही है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपनी और आकर्षित करती है कि ये चीज पढ़ें। वो मतलब इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो उन्हें मॉडिफाइड जो एनवायरनमेंट होता है वो मिलने लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। इंग्लिश के साथ साथ मैंने हिंदी भी दे दी है, जिनको मैं हिंदी में समझा रही हूँ, लेकिन जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनको जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए हिंदी भी ऑप्शन है। तो अब से मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग कंसिस्ट ऑफ गाइडलाइन फॉर डिजाइनिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट। इट इज मेंट फॉर क्रिएटिंग सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है? गाइडलाइन के अंदर आता है कि किस तरीके से आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट को डेवलप करना है।
और ये किस लिए क्रिएट की जाती है, जिससे कि एक सुटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, कि बच्चा उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सके, एडजस्ट कर सके, लर्न करने के लिए खुद से वो मोटिवेट हो। तो इसलिए वो माहौल बनाने की पूरी उपयुक्त, ये यहाँ लिखा ना, यह उपयुक्त सीखने का माहौल बनाने के लिए होता है। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि बच्चा जो इनकम्फर्टेबल है वो कंफर्टेबल होके सुटेबली अपना अच्छा सा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो और वो लर्न करने में अपना इंडल्ज हो। तो इसलिए ये बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशन फॉर कैरिंग आउट द टीचिंग प्रोसेस। क्या कंडीशंस रहती हैं? अब देखिए, कोई भी चीज होगी तो कंडीशन तो हर कंसेप्ट में होगी। आप ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए या टीचिंग ले लीजिए। मैंने अभी आपको बताया, अगर आप बिल्डिंग भी बनाएंगे तो अगर आप खुद अपना घर डिजाइन करवाने जा रहे हैं तो उसमें आपकी कंडीशंस होंगी कि मुझे ये चीज यहाँ नहीं चाहिए, ये चीज यहाँ नहीं चाहिए। सेम ऐसे ही टीचिंग में होता है कि उनकी कोई पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिससे कि अपने टीचिंग प्रोसेस को वो एनहांस कर सकते हैं। पढ़ते हैं वो क्या होती हैं। दे हेल्प इन अचीविंग डिजायरेबल टीचिंग pupil interaction during teaching. The ultimate goal of bringing describe changes in the behavior of people may be achieved through there is design. देखिए, बेसिक इसका इंटरेक्शन क्या होता है, जितने भी बच्चे होते हैं इंटरेक्ट करें अपने, कब, जब टीचर पढ़ा रही है। ये ना हो टीचर सिर्फ बोल रही है, बोले जा रही है, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, वो एक बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है, बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, वो अपने कुछ गेम्स में लगे हुए हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है। वो ये हेल्प करता है जो डिजायरेबल टीचर्स अचीविंग जो होती हैं, उनकी जो अचीवमेंट होती है उसको, डिजायर को, जो उनकी डिजायर्स होती हैं उसको ग्रैब करने में, कि ड्यूरिंग टीचिंग जब टीचर पढ़ा रही है तो जितने भी क्लास में बच्चे हैं टीचर की तरफ देखें, ध्यान से कंसेप्ट को क्लियर करें। इसलिए ये कराया जाता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ ब्रिंगिंग डिस्क्राइब चेंज, और ये सिर्फ इसलिए होता है जिससे कि बच्चा जो है, उनके बिहेवियर जो होते हैं, ये अल्टीमेट गोल्स को प्रोवाइड करता है उनको, टीचर्स को, कि जो टीचर्स वो पढ़ा रहे हैं वो गोल को अट्रैक्ट कर लें, अपना अचीव कर लें गोल, कि हर बच्चे का जो उनका बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाह रहा था अब वो पढ़ना चाह रहा है। क्यों? टीचर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि उसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यह है। देखिए, अब बात कर लेते हैं, हमने अभी समझ लिया मॉडल क्या होता है, टीचिंग क्या होती है और उसके कंसेप्ट्स, कंडीशंस क्या रहते हैं। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं एलिमेंट्स। देखिए, अलग अलग और टोटल जो होते हैं वो 6 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को हम बोलते हैं तत्व। तत्व जो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? फोकस, स्ट्रक्चर और सिंटैक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, द सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट। देखिए, हर चीज ना जाएगी, जैसे पहले फोकस आएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद सोशल, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम एंड एप्लीकेशन एंड इफेक्ट। ये हर चीज लाइन वाइज होती है। क्यों? हर चीज का स्टेप, चढ़ने का स्टेप होता है। आप ये नहीं है कि आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो आपने पहले तो फर्स्ट स्टेयर चढ़िए और सीधा 4th स्टेयर पे पैर रख देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। चांसेस होते हैं कि आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप अगर कोई चीज आप करेंगे तो वो चीज आपको रिजल्ट देगी ही देगी। तो हम बात करते हैं पहले फोकस की। फोकस क्या होता है? फोकस वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फोकस का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज पे आप फोकस कर रहे हैं, उसको केंद्र बिंदु, किसी चीज का भी केंद्र बिंदु है, मतलब एक स्पेसिफिक चीज है जो आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट किसी चीज का, उसको हम क्या कहते हैं? फोकस करना, डेडिकेशन के साथ चीज को देखना। is the central point of this something. There is a particular focus or objective of any particular teaching model. Keeping this focus in mind, the teaching model is developed. It is central aspects of teaching model. Therefore, model differ from one to another in terms of its primary objectives or focus points of its intended outcome. देखिए, इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा इसका ये मतलब आता है कि फोकस को, जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं उसको अपने माइंड में सेट करते हैं कि हम ये चीज क्यों करना चाह रहे हैं। अगर अब मैं हूं, मान लीजिए एक टीचर है, उसके स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं,
नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो फोकस है, जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनके ऊपर जाना चाहिए। क्यों? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो अच्छा स्कोर कर ही लेंगे, क्यों, उनका इंटरेस्ट बन रहा है। बट जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं अपने तरफ कैसे ला सकती हूँ, वो चीज़ मुझे सीखनी है, वो चीज़ मुझे इम्प्लीमेंट करनी है कि ये बच्चे इस तरफ, मेरी तरफ जो टीचिंग मैं पढ़ा रही हूँ उस तरफ इंटरेक्ट कैसे होंगे। तो इस पॉइंट को यही माइंड में रख के बनाया गया है कि जो टीचिंग मॉडल है वो डेवलप इसी अकॉर्डिंग किया गया है कि किस तरीके से एक टीचर अपने फोकस से हर चीज़ को देख के जो बच्चे कह सकते हो आपकी डल है, उन्हें एक एवरेज स्टूडेंट से लेके एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ देखनी है कि किस तरीके से आउटकम निकल के आएगा, कौन सी चीज़ आपको कहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। देखिए, ये आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये अपना टीचर के लिए ही पढ़ रहे हैं कि आप भी आगे जाके टीचिंग करेंगे, तो ये चीज़ आपको भी इम्प्लीमेंट करनी होगी अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ आप अभी क्लियर करेंगे तो फर्दर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आपकी जो लाइफ है आगे, जो भी लाइफ होगी आपकी जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न होंगे, समझ में, माइंड में होंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर और सिंटैक्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर और सिंटैक्स से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर, अब हमने फोकस तो कर लिया, अब उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो वो आपको बैठ के डिज़ाइन तो करना पड़ेगा ना कि मेरे को ये चीज़ करनी है, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी तो आगे फिर आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो चीज़ वही यहाँ पे बताई गई है। It describe the model structure and include the sequence of step involved in the organization of मॉडल। देखिए, ये इसीलिए बनाया गया है कि मॉडल का स्ट्रक्चर तो आपको बनाना पड़ेगा। आपको ये तो पता चल गया कि घर कहाँ बनाना है, अब ये पता चल गया कि कौन सी जगह पे बनाना है। अब उसका स्ट्रक्चर तो बनाओगे ना कि ये चीज़ ऐसे बनेगी, ये चीज़ ऐसे बनेगी। अगर फ्लैट लोगे तो 4 फ्लोर बनेंगे। सेम ऐसे ही बच्चे को अगर मैं कोई कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ तो वो चीज़ किस तरीके से समझा सकती हूँ, उसको प्यार से इंटरेक्ट कर सकती हूँ, उसको पर्सनली अटेंशन दे सकती हूँ, वो चीज़ लिख के अपना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इन दिस स्टेप द सीरीज ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज आर डिसाइडेड। जो एक्टिविटीज होती हैं, मान लीजिए जो डल बच्चे हैं उन्हें खेलना, गेम्स बहुत पसंद है, वो गेम्स में दिमाग लगा रहे हैं अपना, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज ला सकते हैं कि उनकी पढ़ाई भी हो जाए और वो गेम्स भी खेल लें, मतलब दोनों चीज मिल जाएंगी, तो बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट है अपने आप ही बढ़ जाएगा। The teaching activities are so arranged that those situations occur which can contribute to achieving the required objective। देखिए, ये इतनी ज़्यादा अरेंज्ड होनी चाहिए कि जिस वजह से हम ये चीज़ कर रहे थे वो हमें हासिल हो जाए। मतलब बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हमने ला के दी हैं बच्चे को, वो इतनी अच्छी हो, इतनी हमारी अरेंज्ड हो कि बच्चा अपने आप ही कहे कि मैम हमें भी करना है, हमें भी खेलना है, ये तो मुझे आता है, बहुत ईजी है। ये इसलिए बनाया जाता है। The main purpose of this structure is to establish a relationship between the steps and the phases of the activities. Entire teaching process move in a systematic manner। देखिए, ये बेसिक स्टेप है। एक सीढ़ी आपने चढ़ी है, फोकस तो आपने कर लिया है, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाना है? जो स्टेप्स, रिलेशन बिटवीन स्टेप्स और फेजेस है, स्टेप्स और फेजेस आप यहाँ समझ सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसको आपको अचीव करना है, बट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। क्यों? क्योंकि टीचिंग जो है, टीचिंग आप सिस्टमैटिक मैनर से ही कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं होती है। आप फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कि हमने नर्सरी की है, फर्स्ट की है, थर्ड किया है, फोर्थ, फिफ्थ के बाद हमें लिखना पढ़ना तो आ ही गया, हम सीधा 8th 9th में चले जाते हैं। वो चीज़ तो नहीं हो सकती है ना। आपने 4th 5th 6th 7th स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद ही आप इतने कैपेबल होते हैं कि आप हर चीज़ कर सके। सेम ऐसे ही टीचिंग के अंदर होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने फोकस भी पढ़ लिया एंड स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स भी हमने समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस दो तरह के होते हैं।
देखिए कोई भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए, कि ये नहीं है कि हमने डायरेक्ट मतलब अपने मन से कुछ भी फेंक दिया, जी ये कुछ भी इम्प्लीमेंट कर दिया, ये नहीं ये ऐसे होगा, नहीं। हर चीज़ का एक मोटिव होता है, रूल होता है। फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। The student response are to be burden stood and relate within the light of interaction and interdependence process and assessment। देखिए स्टूडेंट्स को भी अपना हक होता है कि वो चीज़ हम करें, या उनको इंटरेक्शन करने के लिए टाइम चाहिए। ये नहीं कि आपने सीधा दिया और उन्होंने ले लिया, ऐसा तो नहीं होता है। टाइम देना पड़ता है, इंटरडिपेंड होना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, कि जिससे वो इन्वॉल्व हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है इट प्रोसेस एग्जीक्यूशन नीड्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। Understanding of the potential and the difficulties of the students is required at every stage by the teacher in order to achieve the objective। देखिए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि हमें पता होता है, बीइंग अ टीचर पता होगा कि बच्चे को अगर हम ये चीज़ देंगे तो उसे कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है और कहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो कितना एक बच्चा टॉलरेट कर सकता है या इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर सकता है। टीचर को वो चीज़ पता होती है। तो डिफ़िकल्टीज जो आने वाली हैं उसके लिए टीचर एक रेडी होती है कि ये चीज़ आएगी तो बच्चे को हर स्टेज पर किस तरीके से एक इम्प्लीमेंट देना है, बच्चे को इम्प्लीमेंट करना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये करो, ये प्रॉब्लम आ रही है तो अब ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें अचीव करनी है अपनी ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने सोचा है। प्रिंसिपल्स ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप मतलब होता है कि आप रेगुलर चेक कर रहे हैं कि बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ द रिजल्ट डू नॉट मैच द ऑब्जेक्टिव, डेफिशिएंसी हैव टू बी लोकेटेड एंड करेक्टिव मेजर आर टू बी अप्लाइड। अब देखिए टीचर ने बता दिया, मान लीजिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझे कमेंट्स में बताया कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको बता दिया आप ये कर लीजिए, मैंने आपको फॉलो अप नहीं किया कि अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो जो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए था वो नहीं मिला और जो मुझे चाहिए था कि मेरे स्टूडेंट्स 100% लाए, मुझे वो नहीं मिला। तो एक फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में फॉलो अप होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू बी अंडरस्टूड है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ स्पेस है, आर टू बी अंडरस्टूड एंड, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे पूरा दिया गया है। फोर्थ, सोशल सिस्टम क्या होता है? सोशल सिस्टम का मतलब क्या होता है? सामाजिक, जो समाज में प्रणाली होती है उसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं। द सक्सेस ऑफ द मॉडल डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी एंड competing of the teacher in terms of various skills like formulation of objective, use for proper strategies, technique of evaluation etc। देखिए अब आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, इम्प्लीमेंट आपने किया है, मतलब आपने ये तो कर दिया कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तुम ऐसे कर लो, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि उसको करने की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो चीज़ आपने उसे बताई नहीं है, तो वो वेस्ट है, वर्थ ऑफ मनी नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए आपको क्या बताया जाता है कि अगर आप एक मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टीचर कर रही है, तो उनमें वेरियस स्किल्स होनी चाहिए, सच एज कैसे होनी चाहिए, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की जा रही है बच्चों के ऊपर कि ये चीज़ ऐसे करनी है, इस तरीके से करनी है, और टेक्निक्स भी पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा एक आउटकम देगा, ठीक है। ये तो हमारा था सोशल सिस्टम। अब बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? द सक्सेस ऑफ दिस मॉडल नीड्स एडिशनल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ, एडिशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ टीचर का ही फर्ज नहीं बनता, अगर आपको स्टूडेंट भी अपना सपोर्ट देगा तो बहुत जल्दी आप अचीव कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट प्री सर्विस एंड इन सर्विस एक्टिविटीज टू द टीचर्स टू एक्वायर नीडेड कॉम्पिटेंसी एंड द स्किल्स फॉर यूजिंग दिस मॉडल। देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर एडुकेट आपको चाहिए होता है, स्किल्स चाहिए होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक जो आप सर्विस देने वाले हैं या जो सर्विस चल रही है उसको एक प्रॉपर आपको स्किल्स चाहिए,
क्यों, अगर वो आपके अंदर स्किल्स होंगी तभी आप डिजायरेबल गोल को अचीव कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन फॉर द यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी होगी डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग की, मीन्स कि जो बच्चा चाह रहा है वो आप उसे दे रहे हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो वो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी आनी चाहिए कि कौन सा बच्चा, मतलब आप मान लीजिए इन्वायरमेंट में किस तरीके से है, सिचुएशन क्या है आपकी क्लास की। एक क्लास होती है बहुत नॉटी होती है, एक क्लास होती है बहुत सिंसियर होती है, कुछ क्लासेस होती है नॉटी और सिंसियर मिक्स होता है। तो वहाँ इस कंडीशन में आप किस तरीके से एक बच्चे को समझाएंगे, वो सिचुएशन स्ट्रैटेजीज आपको पता होनी चाहिए। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइस फॉर द असेसमेंट ऑफ एंट्रिंग एंड टर्मिनल। देखिए, इसमें भी यही बताया गया है कि जो इवैल्यूएशन है अप्रोप्रिएट अवेलेबिलिटी का, मीन्स इवैल्यूएट कर रहे हैं आप, चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एंट्रिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा सारे पॉइंट्स तो मिलते जुलते हैं, नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उन्हें ही लग रहा होगा, बाकी जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी समझ रहे हैं उससे उन्हें कंसेप्ट लग रहा होगा कि हर पॉइंट में यही सेम चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है, अलग अलग चीज बेशक थोड़ी बहुत मैच कर रही है, लेकिन सिस्टमाइज हर चीज में होना चाहिए। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? सिंस दिस मॉडल इज क्वाइट सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड, it is applicable to almost all the learning and teaching situation. It implies a personal contact between the teacher and the student. Also, it implies a greater emphasis on the competency of the teacher rather than on his personality. देखिए, इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि जब आप टीचर बनते हैं तो सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड होता है ये मॉडल। ठीक है, जिसमें कि आपको अप्लाई करना होता है टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशंस को, कि किस तरीके से आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है। पर्सनल कांटेक्ट होना टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत नेसेसरी हो जाता है। ये यहाँ पे ये पॉइंट में ये बताया गया है, जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में पर्सनल कांटेक्ट नहीं बनेगा, बच्चा और टीचर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, रिजल्ट्स, आउटकम्स, मोटिव, डिजायरेबल गोल्स कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो चीज आपको माइंड में रखनी है। ये और एक चीज इम्प्लाई करता है, क्या इम्प्लाई करता है कि टीचर अपनी पर्सनैलिटी से ज्यादा आउटकम पे फोकस रखते हैं कि हमें क्या चीज, हम किस चीज के, बच्चा किस चीज के योग्य है, वो चीज पे ज्यादा उनका मोटिव रहता है। ये थे हमारे 6 एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल ऑफ टीचिंग। एंड इस वीडियो में हमने समझा मॉडल ऑफ टीचिंग होता क्या है, कंडीशंस क्या है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये टॉपिक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और जिसको ये वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।